उषा काल की इस मधुर बेला पर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube के इस शैक्षिक चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस लॉकडाउन के समय में लगातार हम विद्यार्थियों के सहयोग हेतु वीडियो बना रहे हैं। वीडियो के माध्यम से शिक्षा का प्रसार आप तक पहुंचाने में हम अपना प्रयास निरंतर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का वीडियो हमारा ग्रामीण विकास पर आधारित है। आज की वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रामीण विकास क्या है और ग्रामीण विकास पर केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रामीण विकास क्या है। ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट को समझने से पहले एक बार गांवों के बारे में समझ लेते हैं। भारत आज भी गांवों का देश है और उसकी संपूर्ण आबादी का या संपूर्ण जनसंख्या का 69%, लगभग 70% जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है। एक बड़ी जनसंख्या लगभग आज करीब 89 से 90 करोड़ की जनसंख्या गांव में रहती है और उसका मुख्य व्यवसाय है खेती करना। जितने लोग भी गांव में रहते हैं उसमें करीब 65% लोगों का आज भी मुख्य व्यवसाय खेती ही है, वो खेती पर ही निर्भर है। तो आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रामीण विकास क्या है। ग्रामीण विकास का मतलब है गांवों को इतना डेवलप कर देना है कि वो आत्मनिर्भर हो सकें, उनका प्रगतिशील विकास कर देना है कि वो हर चीज़ में सक्षम हो जाए, स्थानीय स्तर पर उनको सभी ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाए। उसमें सबसे पहले हम कृषि की बात करते हैं कि ग्रामीण विकास में, क्योंकि गांवों की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी खेती पर निर्भर है, तो सबसे पहले कृषि पर देश की सरकार के द्वारा कृषि पर क्या क्या विकास किए गए जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तो कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, रोजगार हैं, स्थानीय स्तर पर जिन उद्योगों के लिए कच्चा माल मिल जाए ऐसे स्थानीय उद्योग हैं, बिजली है, आवागमन के बहुत सारे साधन हैं। इन सब का विकास करके गांवों को विकसित करने का प्रयास समय समय पर देश की सरकार के द्वारा किया जाता रहा है। तो सबसे पहले कृषि में किसान को मिट्टी की जांच करना, उनके लिए उन्नत किस्म के बीज, खाद, रसायन उपलब्ध कराना, आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना और साथ में किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं के माध्यम से भी किसानों का सहयोग करने का प्रयास देश की सरकार के द्वारा किया गया है। उसी तरह शिक्षा के द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए कि किसान को शिक्षित करके गांवों का समुचित विकास किया जा सके। उसी क्रम में किसानों के लिए पेयजल, स्वच्छ पेयजल, सिंचाई का पानी, किसानों के लिए आवास की सुविधा, किसानों के लिए खड़ंजे, नाली, सड़कों की समुचित व्यवस्था, आवागमन के अच्छे साधन, उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार के बहुत सारे
अवसर उपलब्ध करा के गांवों का विकास करने का प्रयास देश की सरकार के द्वारा हमेशा से ही किया गया है। उसका एक ही उद्देश्य था कि किसानों में उत्पादन की मात्रा को बढ़ा के कृषि में तकनीकों का इस्तेमाल करके उनकी उत्पादन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कृषि पर जो निर्भरता है वो कुछ कम हो सके। उसके लिए छोटे स्तर के कुटीर उद्योग स्थापित किए गए, जिनके लिए कच्चा माल की पूर्ति स्थानीय स्तर से हो सके। किसानों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की गई, उनके लिए बिजली, पानी, सड़क आदि की व्यवस्था करके गांवों का विकास करने का प्रयास किया गया है, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें और रोजगार की तलाश में जो शहरों की तरफ पलायन होता है उसको रोक सकें। उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए गांवों का प्रगतिशील विकास किया जा रहा है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि किन किन माध्यमों से गांवों का विकास किया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं गांवों के विकास के लिए चल रही हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण विकास में कौन कौन सी योजनाएं हैं उनको समझने के लिए हम उसको दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले आज़ादी से पहले के जो विकास कार्यक्रम चलाए गए और दूसरा आज़ादी के बाद के। तो सबसे पहले 1947 में आज़ादी से पहले भी ग्रामीण विकास के कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसमें श्री निकेतन परियोजना जो गांवों के पुनर्निर्माण से संबंधित थी, दूसरी थी मार्तंड प्रकल्प योजना जो 1921 में, श्री निकेतन और मार्तंड प्रकल्प ये दोनों योजनाएं 1921 में डॉक्टर स्पेंसर हैस के द्वारा चलाई गई थी, ग्रामीण स्तर में सुधार के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए। उसके बाद 1936 में महात्मा गांधी के द्वारा ग्राम सेवा योजना की शुरुआत की गई थी। फिर उसके बाद 1937 में गुड़गांव परियोजना की शुरुआत की गई थी और 1948 में इटावा परियोजना की शुरुआत भी की गई थी। लेकिन ये सभी परियोजनाएं संपूर्ण देश के गांवों से संबंधित नहीं थी, ये स्थानीय स्तर पर किसी एक जिले में कुछ गांवों से संबंधित थी। आज़ादी से पहले सामुदायिक विकास बोर्ड का भी गठन 1944 में किया गया था। इसके माध्यम से कुछ योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश शासन हमारे देश में होने के कारण गांवों का समुचित विकास नहीं हो पाया था, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया था। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो गांवों के विकास की तरफ सरकार का ध्यान गया और सरकार निरंतर गांवों के विकास के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं समय समय पर लाती रही हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लाई गई थी गांवों के विकास के लिए। तो सबसे पहले भारत में पंचवर्षीय योजना लाई गई। पंचवर्षीय योजना आयोग के माध्यम से आई थी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था और 1951 में देश में पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी। देश की जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनी थी। पंचवर्षीय योजना का मतलब था कि एक 5 साल की योजना बनाई जाती थी कि अग्रिम 5 सालों में हम देश के गांवों में किस तरह का विकास करेंगे। तो ये योजनाएं 1 अप्रैल से शुरू होती थी और 5 साल के बाद वो 31 मार्च को 5 साल जब पूरा कर लेती थी तो वो समाप्त हो जाती थी। एक पंचवर्षीय योजना मानी जाती थी। 5 साल के लिए एक पंचवर्षीय योजना होती थी। तो भारत में 1951 से लेके और 2012 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया था,
जिसके माध्यम से गांवों का विकास किया गया। फिर बाद में पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 2014 में मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया था। अब उसके माध्यम से भी गांवों का विकास किया जा रहा है। तो पहले पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से गांवों का विकास किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं को और विस्तार से अभी आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद पंचायतों के माध्यम से गांवों का विकास किया गया। हमारे लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक का प्रावधान है। उसमें अनुच्छेद 40 में राज्य सूची के अंतर्गत पंचायतों का गठन किया गया और पंचायतों का गठन 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। यानी पंचायत का जो गठन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके पहले भी सामुदायिक विकास, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। उसकी स्थापना 1952 में हुई थी, लेकिन उसमें ब्लॉक को एक इकाई के क्षेत्र में मानकर विकास किया जाता रहा है। लेकिन पंचायतों का गठन करके फिर पंचायतों के माध्यम से गांवों का विकास किया जाने लगा। हमारे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव है, ग्राम पंचायत है। आज भी त्रिस्तरीय पंचायतें हमारे देश में गांवों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर या ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिले स्तर पर जिला पंचायत, ये हमारे गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उसके बाद फिर बहुत सारी और समय समय पर योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई हैं जो गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसी योजनाओं में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, जैसे समावेशी योजना या संपूर्ण योजना या इंटीग्रेटेड योजना, ये सभी एक ही योजना के नाम हैं। समावेशी, समेकित, एकीकृत, इंटीग्रेटेड, ये सभी एक ही परियोजना के नाम हैं। इनका मतलब था संपूर्णता से संबंधित थी कि गांवों का संपूर्ण विकास हमें करना है। तो इसके माध्यम से भी गांवों का विकास किया गया। फिर ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई, उसके माध्यम से गांवों का विकास किया गया। इंदिरा आवास के माध्यम से भी गांवों में किसानों को आवास उपलब्ध कराए गए, उसके माध्यम से भी गांवों का विकास किया गया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन आया, उसके माध्यम से गांवों का विकास किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके माध्यम से गांवों का विकास किया गया। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारी योजनाएं थी जिसके माध्यम से गांवों का विकास किया गया। वर्तमान में बहुत सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जन धन योजना भी गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आदर्श सांसद ग्राम योजना के माध्यम से भी गांवों का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी गांवों का विकास किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी माध्यम से गांवों का विकास किया जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से भी गांवों का विकास किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम गांवों का विकास कर रहे हैं। तो आइए इन सभी योजनाओं को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले
पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना बनी। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1951 से, उसमें अगर 5 साल के लिए बनती थी पंचवर्षीय योजना, तो जब 1951 में 5 साल जोड़ेंगे तो 1956, यानी पहली पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 1956 तक थी। और यही पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और लक्ष्य निर्धारित किया गया था कृषि का विकास करना, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था। तो इसमें किसानों के लिए पानी, खाद, बीज और यंत्रों का कैसे किसानों तक उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए, इस पर ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में बनी, 5 साल के लिए 1961 तक। इसमें उद्योगों को बढ़ावा दिया गया जो महान लोविस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में बनी और उसका जो समय था 1966 तक, 61 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी। इसमें कृषि और उद्योगों दोनों को सम्मिलित किया गया था। इसके माध्यम से गांवों का विकास किया गया। फिर उसके बाद 1966 से लेकर 1969 तक 3 साल तक देश में कोई योजना नहीं बनी थी, क्योंकि उस टाइम देश में प्राकृतिक आपदा, सूखा आ गया था। और दूसरा 1962 में चीन से युद्ध हो गया और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो जाने के कारण देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि अभी देश नया नया आज़ाद हुआ था। उसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन और पूंजी नहीं थे, जिसके अभाव में 1966 से लेकर 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना या विकास की कोई योजना नहीं बनी थी, जिसे हम योजना अवकाश कहते हैं। यानी 1966 से लेकर 1969 के बीच के समय को 3 साल में योजना अवकाश थी, कोई योजना नहीं बनी थी। लेकिन इस बीच में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, हरित क्रांति, जो आप लोग जानते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसके जन्मदाता हैं, शुरू गई थी मैक्सिको में और भारत में स्वामीनाथन ने इसकी शुरुआत की थी। तो 1968 के आसपास भारत में हरित क्रांति आई, जिसका फायदा ये हुआ कि खाद्यान्नों में बहुत तेजी से वृद्धि हो गई, यानी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ गया। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में आई। ये चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई नया लक्ष्य नहीं रखा गया। जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी उन्हीं को पूरी तरह से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1969 के बीच में बनाई गई थी। ये पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर बनाई गई थी और समय से 1 साल पहले समाप्त हो गई थी, क्योंकि 1974 में बनी थी और 1979 तक इसका टाइम था, लेकिन ये 1978 में ख़त्म हो गई थी। 1974 में बनी थी और 1979 तक इसका टाइम था, लेकिन ये योजना 1 साल पहले 1978 में समाप्त हो गई थी, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार चली गई थी और गैर कांग्रेसी सरकार जनता दल आ गई थी। तो उस टाइम इसको ख़त्म कर दिया था और 78 से 80 तक एक साल की रोलिंग प्लानिंग योजनाएं बनाई गई थी। इसके तहत ही गांवों का विकास करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना जो बहुत महत्वपूर्ण है 1980 में आई और इसका टाइम 1985 तक था। ये पहली ऐसी पंचवर्षीय परियोजना थी जिसमें गांवों के विकास के लिए अधिक ध्यान दिया गया। 26% धन या बजट में देने का प्रयास किया गया था। 28,076 करोड़ रुपए की धनराशि गांवों के लिए दी गई थी और एक अलग अवधारणा विकसित की गई थी गांवों के विकास के लिए। अब इसके तहत एक योजना चलाई गई थी गांवों के विकास के लिए। उस योजना का नाम था IRDP। इसको IRDP का मतलब है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या समावेशी ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये सभी एक ही नाम है। इसके तहत गांवों को विकसित करने में, विकास करने में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। इसमें सब्सिडी किसानों को, सीमांत किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, विकलांगों को, दिव्यांगों को और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इसमें कई तरह के सब्सिडी दी गई और इसमें रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। उस पर सरकार ने सब्सिडी दी। तो छठी पंचवर्षीय योजना गांवों के विकास में एक महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है 1985 से 90 का इसका टाइम था। ये पंचवर्षीय योजना में छठी पंचवर्षीय योजना की चीज़ों को रखा गया। ग्रामीण विकास या मानव संसाधन के विकास को भी प्राथमिकता दी गई। उसके बाद 1990 से 1992 के बीच में किसी प्रकार की कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। संपूर्ण विश्व आर्थिक मंदी के दौर में आ गया था। भारत भी मंदी के दौर से गुजर रहा था। उस टाइम मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया था और उसमें वो सफल भी हुए थे। तो वो 90 से 92 के बीच में भी कोई योजना नहीं बनी थी, उसको भी योजना अवकाश ही कहा जाता है। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में बनी थी। ये भी एक बड़ी परियोजना थी। इस परियोजना में पहली बार गांवों के लिए अलग बजट बनाया गया और ये भी परियोजना बहुत अच्छी थी। इसमें आगत निर्गत मॉडल पर यह परियोजना बनी थी। इसमें गांवों का बहुत विकास किया गया। और उसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना भी बनी। जो नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था 97 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। लेकिन 2014 में इसको ख़त्म कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर लिया गया। पंचवर्षीय योजना जो योजना आयोग थी उसके अधीन काम करती थी। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था थी, लेकिन जो नीति आयोग थी ये एक थिंक टैंक थी, सलाहकारी संस्था थी। योजना आयोग में ऊपर से लेकर नीचे तक का विकास किया जाता है, टॉप से लेकर बॉटम तक। लेकिन नीति आयोग में बॉटम से लेकर टॉप पर योजना चलाई जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये तो पंचवर्षीय योजना की बात हो गई। उसके बाद पंचायतों का गठन किया गया। पंचायतों के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए जिसके माध्यम से गांवों का विकास किया गया। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको इस वीडियो में सभी को विस्तार से बता पाना संभव नहीं है। तो उसमें कुछ तथ्यों को समझ लेते हैं कि जो तथ्य या जो कार्यक्रम के माध्यमों से गांवों का अधिक विकास किया गया। तो उसमें सबसे पहले एकीकृत जो था उसके माध्यम से गांवों का विकास किया गया। दूसरा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड एक बैंक है जो एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक बैंक थी। इसके माध्यम से भी गांवों का विकास किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। विश्व बैंक जिसकी स्थापना 1944 में हुई और यूनिसेफ जिसकी स्थापना 1946 में हुई, 11 दिसंबर 1946 में। इसके माध्यम से भी गांवों के विकास में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। तो इस तरह बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए गांवों के विकास के लिए। आइए उन योजनाओं को अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में, उसके बाद शिक्षा, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, फिर किसानों के आवास के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, विद्युत व्यवस्था के क्षेत्र में।
इन सभी के माध्यम से जो गांवों का विकास किया गया उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में किसानों को उन्नत किस्म के बीज, यंत्र, खाद आदि की व्यवस्था की गई। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं लाई गई कि किसानों का समुचित विकास हो सके। और वर्तमान में किसान सम्मान निधि योजना भी इसी से संबंधित है, जो किसानों को खाद, बीज और यंत्र खरीदने के लिए 6,000 रुपये प्रतिवर्ष सरकार उपलब्ध कराती है, जो 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में वो देती है। तो ये आज हमारे बीच में चल रही है और इस लॉकडाउन के समय में ये किसानों की एक मदद भी अच्छे से कर रही है, किसान सम्मान निधि योजना। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। शुरू से भारत में वैदिक काल में जहाँ गुरुकुलों में शिक्षा होती थी, फिर उसके बाद बौद्ध काल में विहारों और मठों में होने लगी, मुस्लिम काल में मकतब और मदरसाओं में शिक्षा होने लगी, ब्रिटिश काल में बहुत सारी मिशनरियों के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई, गांधी जी के द्वारा वर्धा शिक्षा बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था 1937 में की गई। उसके बाद और भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया, संपूर्ण साक्षरता मिशन चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया 2001 में, 2006 में स्कूल चलो अभियान चलाया गया और उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाएं चलाई गई। बेसिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई। गांवों के विकास के लिए माध्यमिक स्तर पर जवाहर या नवोदय विद्यालय योजनाएं चलाई गई। उच्च स्तर पर बहुत सारे मुक्त विश्वविद्यालय खोले गए, उसके माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का काम किया गया, जिससे गांवों का उचित विकास किया जा सके। तो ये तो शिक्षा के माध्यम से हो गया कि शिक्षा के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। उसी तरह स्वास्थ्य के माध्यम से भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चलाया गया, पोषण और परिवार नियोजन के बहुत सारे कार्यक्रम, टीका, टाइफाइड और तपेदिक, BCG, चेचक और डायरिया, ऐसे बहुत सारे टीके के माध्यम से गांवों का विकास करने का प्रयास किया गया। बहुत सारे और पोषण पहुंचाए गए आंगनबाड़ी के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से, आशा बहुओं के माध्यम से। गांव में रहने वाले लोगों में को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे कि गांवों का समुचित विकास हो सके। उसी तरह किसानों के रहने के लिए, जो गांव में किसान हैं उनके लिए इंदिरा आवास, अब वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास दिए गए। 25 स्क्वायर मीटर के मकान दिए गए, जिसके लिए 1,20,000 रुपये लाभार्थी को दिया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 दिया गया। इसमें 12,000 रुपये शौचालय के लिए अलग से दिए गए। और अगर कोई अपने घर में मजदूरी करता है तो मनरेगा के तहत उसमें उसको 90 से 95 दिन की मजदूरी अलग से भी दी गई। साथ में अगर कोई लाभार्थी अपने प्रधानमंत्री आवास में अपने घर को और अच्छा से बनाना चाहता था तो उसको 70,000 का ऋण की भी सुविधा थी। इस तरह से गांवों का विकास किया गया। गांवों में नाली खलिंजे बनाए गए, कंक्रीट रोड मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत भी बनाए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी गांवों का विकास किया गया। हर 500 की आबादी वाले गांवों को 12मासी पक्की सड़कों से जोड़ा गया, ताकि उनको गांवों को शहरों से जोड़ा जा सके। आदिवासी क्षेत्रों में 250 की आबादी पर ही उसको 12मासी सड़कों से जोड़ा गया। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, जिससे गांवों का समुचित विकास हो सके। विद्युत की व्यवस्था की गई। 1988 में कुटीर ज्योति योजना आई, जिसमें 1 पॉइंट का कनेक्शन लोगों को दिया गया।
उसके लिए प्रति लाभार्थी 400 रुपये का अनुदान सरकार के द्वारा किया गया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बहुत सारे गांवों में विद्युतीकरण किया गया है या नवीनीकरण किया गया है वहाँ पे। तो कहने का मतलब इन सब माध्यमों से गांवों का विकास करने का प्रयास सरकार हमेशा से करती रही है। स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई का भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। आज गांव में नल, हर मोहल्ले में नल की व्यवस्था और फिल्टर्ड पानी टंकियों की व्यवस्था भी की गई है। गांवों के साफ सफाई के लिए सफाई कर्मियों की भी नियुक्ति की गई है। और भी बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। किसानों के सहयोग के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर किसान मित्र की नियुक्ति की गई है। ब्लॉक स्तर पर कृषि अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अगर किसी किसान को कोई समस्या है तो उनसे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पंचायत मित्र, शिक्षा मित्र, ऐसे बहुत सारे, आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, इन सब की नियुक्ति इसीलिए की गई है कि ये स्थानीय स्तर पर लोगों की मदद करें और गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। पंचायतों की बात किया जाए तो पंचायतों में बहुत प्राचीन काल से पंचायतें देश में थीं। आप लोगों ने जुम्मन का और अलगू चौधरी की कहानी सुनी होगी, पंच परमेश्वर, जिसमें भी पंच परमेश्वर या पंचायतों की बात आई थी। आप सब लोग ये कहानी जरूर पंच परमेश्वर पढ़ा होगा। मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही मशहूर कहानी थी। कहते हैं जो पंच परमेश्वर फैसला लेते थे तो वो ईश्वर का फैसला माना जाता था, लोग उसको मानते थे। प्राचीन काल से गांव अपने आप में वहाँ की पंचायतें विकसित थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी पंचायतों का जिक्र है। गुप्त काल में भी पंचायतों का वर्णन मिलता है और आज भी पंचायतों का वर्णन है। प्राचीन काल में जो गांव में पंचायतें थीं वहाँ पर 4 तरह के अधिकारी प्राचीन काल में काम करते थे। मुकद्दम, पटवारी, चौधरी और चौकीदार। इन्हीं चारों पर गांव की जिम्मेदारी रहती थी, जिसमें मुकद्दम गांव का बड़ा अधिकारी होता था। ये गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आज़ादी के बाद बहुत सारे जो कार्यक्रम चलाए गए थे, पंचायतों का गठन किया गया, उसके माध्यम से भी गांवों का हर तरह से विकास करने का प्रयास किया गया। लेकिन अगर किसी कारणवश गांवों का विकास नहीं हुआ है तो उसमें कहीं न कहीं गांव के रहने वाले लोगों में अपनी एक समस्या थी, अशिक्षा थी। उनको अपने अधिकार के बारे में ज्ञान नहीं था। लोगों ने उनका शोषण किया, अच्छी तरह से उनका डेवलप नहीं किया, जिससे गांवों का समुचित विकास नहीं हो सका है। विडंबना हमारे गाँव की आज भी है कि हमारा किसान पढ़ा लिखा नहीं है और जो पढ़े लिखे हैं तो वो खेती नहीं करते हैं और जो खेती करते हैं तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो एक किसान को शिक्षित होने की ज़रूरत है, तभी हम अपने गाँव का समुचित विकास कर सकते हैं। आज संचार के इतने ज़्यादा माध्यम डेवलप हो गए हैं कि बहुत सारे पोर्टल चलाए जा रहे हैं। उन पोर्टल के माध्यम से किसान सीधे देश की सरकार से जुड़ा है, वो देश विदेश से भी जुड़ा है, दुनिया के किसी भी टेक्नोलॉजी को वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो ऐसा तभी कर सकता है कि जब वो पढ़ा लिखा होगा। जब तक वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, तब अपने अधिकार को नहीं जानेगा, तो तब तक समुचित उसका संभव विकास हो पाना संभव नहीं है। तो किसानों का पढ़ा लिखा होना अति आवश्यक है। ये इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एकीकृत ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी या इसके माध्यम से कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। या इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रामीण विकास क्या है, इसके लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। इसमें इस तरह का प्रश्न पूछता है तो आप लोगों को लिखना है कि ग्रामीण विकास क्या है। सबसे पहले लिखना है कि ग्रामीण विकास क्या है और फिर उसके बाद ग्रामीण विकास में जो सरकार के द्वारा विभिन्न सारी योजनाएं चलाई गई हैं
उन योजनाओं के बारे में आपको लिखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।